ओके डियर स्टूडेंट, dawn of modern physics में आफ्टर स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड देयर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले हम लिटिल बिट एक्सप्लेन करते हैं व्हाट आर थर्मल रेडिएशंस, कि थर्मल रेडिएशंस क्या होती हैं। मुख्तसर सिंपल सी स्टेटमेंट, द रेडिएशन एमिटेड बाय द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। यानी कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट ले लें, अगर उस मटेरियल ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस है तो वो थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा। यानी अगर मटेरियल ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ग्रेटर है तो उसका रेट ऑफ एमिशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो एमिट करेगा एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन। ऐसा नहीं है कि वो रेडिएशन एमिट कर रहा है और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, एब्जॉर्प्शन होंगी, बट इफ द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन रेट ऑफ एमिशन विल बी डोमिनेंट। एमिशन रेट ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा। और अगर मटेरियल ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कम है तो अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। बाहर सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है और मटेरियल ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो अब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सराउंडिंग से रेडिएशन एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, एमिशन कम होगी। एक स्टेज ऐसी भी है कि जिसमें मटेरियल ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग में रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपस में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि मटेरियल ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो एनी जो बात मैं आपसे डिस्कस करना जा रहा हूँ कि हर मटेरियल ऑब्जेक्ट की सरफेस से रेडिएशन एमिट होती हैं बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर। इन रेडिएशंस को क्या नाम दिया जाता है, थर्मल रेडिएशन कहते हैं। अब थर्मल रेडिएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी, कि जिस बॉडी से रेडिएशन एमिट हो रही है उसका मटेरियल कौन सा है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उसकी सरफेस रफनेस है, स्मूथ है, क्योंकि हर मटेरियल ऑब्जेक्ट देखिए एमॉर्फस नेचर के जो ऑब्जेक्ट होंगे, जिस तरह वुड हो गया, पत्थर हो गया, ईंट होगी, इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन, रेडिएशन को एब्जॉर्ब और एमिट करना डिफरेंट है एज कंपेयर टू मेटल्स। मेटल में क्रिस्टलाइन नेचर की भी हैं, नॉन क्रिस्टलाइन भी हैं, तो वो डिफरेंट डिपेंड करता है। तो हमारा जो की फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर है, कि हम टेम्परेचर के साथ जो थर्मल रेडिएशन है ये कैसे इमिट होती हैं और इनकी क्या डिपेंडेंस है, इसको हमने डिटेल में स्टडी करना है। देखिए ये जो सेंस ऑफ वीएन है, सेंस ऑफ वीएन, ये मार्कर है, मार्कर की ये कैप आपको ब्लैक दिखाई दे रही है। ब्लैक कोई कलर नहीं है, याद रख लो, ना तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी है ना कोई वेवलेंथ है। जब वाइट लाइट विच कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स इस मार्कर की कैप पे पड़ती है तो तमाम की तमाम लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इट रिफ्लेक्ट नथिंग, यानी ये किसी कलर को, किसी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड ब्लैक। तो आपको ये ब्लैक दिखाई देता है। जबकि इसकी निस्बत ये जो मार्कर की बॉटम पे रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, जब इससे 7 कलर्स वाइट लाइट पड़ेगी 7 कलर्स की, तो इसमें से जो रेड लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके रेटिना ऑफ द डिटेक्टर में आती है और एज ए रिजल्ट सेंस ऑफ विजन रेड कलर आपकी आंखों के सामने दिखाई देता है। एक ऑब्जर्वेशन कि 7 कलर जो कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, ये 7 कलर जिस पे पड़ते हैं 6 एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो रेड कलर है वो यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेटिना में आ रहा है और आपको एज ए रिजल्ट रेड कलर दिखाई दे रहा है। दूसरी दलील इसकी जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि जब इस पे 7 कलर्स वाइट लाइट के पड़े तो इसमें से जो रेड फोटॉन था, रेड लाइट जो थी, उसने इसके एटम्स को क्या किया, एक्साइट किया। वो हायर एक्साइटेड स्टेट में गए, वहां से जब वो डी एक्साइट होके वापस आए तो एज ए रिजल्ट रेड फोटॉन, रेड लाइट इमिट हुई।
बाकी तो एब्जॉर्ब हो गए, क्योंकि उनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं थी कि वो दोबारा डी एक्साइट हो सकते। तो रेड जो लाइट थी वो आफ्टर डी एक्साइटेशन फिनोमेना इमिट हुई, रेटिना तक पहुंची और एज ए रिजल्ट रेड कलर दिखाई देता है। तो तमाम कलर्स का दिखाई देना बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। जैसे दरख्तों का ग्रीन कलर है, तो जब वाइट लाइट पड़ती है तो उसमें से 6 कलर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो ग्रीन कलर है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होता है, तो आपको ग्रीनिश जो है ना, आपके डिटेक्टर में रेटिना में ग्रीनिश कलर अपीयर होता है, तो आपको ग्रीन दिखाई देता है। तो याद रख लो, जब रेडिएशन किसी सरफेस पे फॉल करती हैं, किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की सरफेस से इंटरेक्ट करती हैं, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन भी होगी, वहाँ एब्जॉर्प्शन भी होती है और वहाँ ट्रांसमिशन भी होती है। ये 3 इफेक्ट्स जो है ना आपको नजर आएंगे। इसको देखें, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ब्लॉक है, इस पे लाइट रे इंसिडेंट करती है, फॉल करती है, तो ये फोटॉन आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो गया उसी मीडियम में, यानी रिफ्लेक्शन भी हुई है, इसमें ट्रांसमिशन भी हो रही है, जिसको समटाइम रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। और इसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, अब पार्ट ऑफ द इनकमिंग लाइट रे, ये जो एटम और मॉलिक्यूल है इसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, जिसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। क्लियर होगी बात? यानी रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन, ये 3 फैक्टर याद रख ले हैं। इस यूनिवर्स में कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो और परफेक्ट एमिटर भी हो। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनकी सरफेस से थर्मल रेडिएशन एमिट होती हैं, इनको हम नाम देंगे थर्मल रेडिएटर। और की फैक्टर जो मैंने अभी कहा है ना कि 3 मेन फैक्टर है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ मटेरियल, साइज ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इस फैक्टर, इसको हम डिटेल में लेके चलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास अगर लंप ऑफ आयरन है, लोहे का एक डिला है, उसको फर्नेस में हीट अप करें, तो विद पैसेज ऑफ टाइम जो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फर्नेस से, उसका कलर चेंज होता जाता है। वो रेड कलर का होगा, ठीक है, येलो कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा, और एट द एंड व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो आप देखें सबसे टॉप पे है गैमा रे, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, जिसमें 7 कलर्स हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। आप ऊपर से नीचे आए तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी गैमा रे की वेवलेंथ सबसे कम है, एक्सरे की उससे कम है, यूवी की उससे कम है, और इस तरह करते बढ़ती जा रही है। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो गैमा रे फोटॉन की है, लेकिन इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और अगर आप नीचे आए रेडियो वेव पे, तो इसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गर है और इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या है, सबसे कम है। यानी लॉन्गर वेवलेंथ रेडियो वेव और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे कम है। और अगर ऊपर जाएं तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, गैमा रे की है, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गैमा रे की है। तो हमने देखना ये है कि इस स्पेक्ट्रम में से, ये जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, थर्मल रेडिएशन का स्पेक्ट्रम कौन सा होगा, यानी इस स्पेक्ट्रम में से कौन सा पार्ट थर्मल रेडिएशन के साथ फिट आता है, तो जो देनी है। तो थर्मल रेडिएशन जो मटेरियल ऑब्जेक्ट की सरफेस से एमिट होती हैं, इसका वेवलेंथ या इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इसमें 3 रीजन लाई करती हैं, विजिबल, इंफ्रारेड और यूवी। अगर टेम्परेचर कम है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड 310 केल्विन है। तो 310 केल्विन पे ह्यूमन बॉडी जब थर्मल रेडिएशन एमिट करेगी, तो वो स्पेक्ट्रम कौन सा किस रीजन में लाई करेगा, इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी वेवलेंथ लॉन्गर है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी से इमिटेड रेडिएशन परफेक्ट डार्कनेस में, यानी रात के वक्त, नाइट टाइम में, हमें ऐसा फील नहीं होता कि हमारी बॉडी ग्लो कर रही होती। ग्लोइंग प्रॉपर्टी कब ऑब्जर्व होगी, जब टेम्परेचर
इंक्रीज करेगा। जैसे सन सरफेस टेम्परेचर या हॉटेस्ट स्टार्स का जो टेम्परेचर है, देखें स्टार ग्लो करते दिखाई देते हैं ना, और ग्लो करने के दिखाई देने के बाद उनका कलर आपको दिखाई देता है, तो इट वुड मीन दैट कि स्टार का सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जब वो रेडिएशन एमिट करते हैं तो उनका कलर क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। वो मटेरियल है, उसके अंदर कौन सा मटेरियल किस तरह की रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो ये ह्यूमन बॉडी की एक एग्जांपल थी। इसी तरह आम लाइफ में जो नॉर्मल थर्मल रेडिएटर है, ये भी इंफ्रारेड रेंज में ही रेडिएशन एमिट करते हैं। लेकिन मैंने एग्जांपल दी है आयरन की, कि आयरन को, लंप ऑफ आयरन को अगर आप फर्नेस में रखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका कलर चेंज हो रहा है। जब कलर चेंज होता है तो इट वुड मीन दैट नाउ द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ हॉट लंप ऑफ आयरन शुड लाई इन विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम एमिट करना स्टार्ट कर देता है। अब विजिबल में 7 कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जब रेड कलर होगा तो रेड की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। इट मीन अभी शार्टर एनर्जी और शार्टर फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन एमिट हो रही है, लॉन्गर वेवलेंथ एमिट हो रही है। मजीद टेम्परेचर इंक्रीज करें तो आप रेड से किधर आएंगे, येलो, ब्लू, ग्रीन कलर की तरफ, क्योंकि इनकी वेवलेंथ रेड की निस्बत कम है। तो वेवलेंथ का कम होना, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होना क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जो टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी, लॉन्गर नहीं होगी। याद रख लो, वेवलेंथ टेम्परेचर के बढ़ने के साथ शॉर्ट होगी। क्यों कि हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एमिट हो रही हैं। एक टर्म और यूज होती है, इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय वेव्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कि 1 सेकेंड में 1 स्क्वायर मीटर एरिया से या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया से जो एनर्जी एमिट की है रेडिएशन ने, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको पार कहते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट ये भी आएगी, पार ट्रांसमिटेड बाय वेव पर यूनिट एरिया। कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया से जो पार ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, हाई इंटेंस रेडिएशन एमिट होगी। अब लंप ऑफ आयरन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा इनिशियली रेड कलर था, फिर कलर चेंज होके किधर आएगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा और आखिर में वाइट कलर आ जाएगा। तो जो वाइट कलर आएगा तो इट मीन बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और वेवलेंथ कम हो गई और इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है ना मजीद इंक्रीज हो गई। अब अगर आप मजीद टेम्परेचर बढ़ाएं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपको कलर पैटर्न नहीं दिखाई देता। जैसे हेवनली बॉडीज है, सन सरफेस या इस तरह का टेम्परेचर है, तो फिर आपको कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, यूवी स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट। इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड और विजिबल से भी ज्यादा है, लेकिन इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है। तो इस स्पेक्ट्रम का बताने का मकसद ये था कि अब आपके माइंड में आना चाहिए कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट की सरफेस से थर्मल रेडिएशन एमिट हो रही हैं, उनका एनर्जी स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करता है। 3 याद रख लो, मेजॉरिटी इंफ्रारेड, मेजॉरिटी स्पेक्ट्रम क्या होगा, परसेंटेज में ज्यादा अमाउंट में इंफ्रारेड, फिर फ्यू विजिबल एंड वेरी फ्यू लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन, अर्थ सरफेस पे जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है। 3 चीजें होगी ये। अच्छा, अब हम आते हैं, देखिए ये मैंने एग्जांपल दी हुई है कि सन का टेम्परेचर है 6000 केल्विन, तो ये येलो लाइट एमिट करता है। और सन के अलावा जो अदर कोल्ड स्टार है, यानी जिन सन सरफेस टेम्परेचर से जिनका रिलेटिवली टेम्परेचर कम है, तो 2900 केल्विन ये रेड ऑरेंज लाइट एमिट करती हैं। लेकिन इसके स्पेक्ट्रम को आप क्या कहोगे, विजिबल रेंज में। और ह्यूमन बॉडी का 310 केल्विन टेम्परेचर है, तो ये किस रेंज में लाई करेगा, इंफ्रारेड रेंज में लाई करेगा। अब जब थर्मल रेडिएशन सरफेस ऑफ द मटेरियल बॉडी से एमिट कर रही है, मैंने पहली डिपेंडेंस आपको टेम्परेचर की बताई है और दूसरी डिपेंडेंट नेचर ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये देखें एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होता है ना। जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट
अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट भी लाई करता है, विजिबल भी है, इंफ्रारेड भी है। सिंगल स्टेट एटम, सिंगल हाइड्रोजन एटम, हीलियम का स्पेक्ट्रम और है, लिथियम का और है, बेरिलियम का और है, कार्बन का और है, सोडियम का और है, अप टू सो ऑन। तो मटेरियल के अंदर जब एटम्स की अरेंजमेंट होती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। तो कोई एटम, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और अपनी ग्राउंड स्टेट E1 से E2 या E3 में जाता है, और वहां से जब जंप करके आता है तो एज ए रिजल्ट 2 ऑर्बिट के डिफरेंस के इक्वल लाइट इमिट करता है। अब हर एटम टू एटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल 2 ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस सेम तो नहीं है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की सेकंड और फर्स्ट स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस है, इससे इमिट होने वाली जो रेडिएशन है उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कुछ और होगी बानिस्बत हीलियम के सेकंड और फर्स्ट के, या बानिस्बत लिथियम के, बेरिलियम के, बोरान के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के। यानी हर एटम, हर मटेरियल के एटम का फर्स्ट टू एनर्जी डिफरेंस एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फिर जो रेडिएशन एमिट हो रही है उनकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी, वेरी करती जाएगी। तो मटेरियल पर डिपेंड करती है साइज। अगर कोई मटेरियल आप उसके अंदर ज्यादा मास है, यानी लार्ज मास है, ज्यादा पार्टिकल्स एनक्लोज्ड है, क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है, तो उसका एब्जॉर्प्शन और एमिशन रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर कम मास है तो फिर एब्जॉर्प्शन और एमिशन रेट क्या होगा, कम होगा। तो अब तक की डिस्कशन से हमें यह पता चला कि ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स आर कंटिन्यूसली emitting thermal radiation because of their temperature. No perfect heat emitter and perfect heat absorber exist up till now in this physical world. कोई perfect emitter और perfect absorber exist नहीं करता है। What was the problem arises in thermal radiation as far as classical physics is concerned? तो जब मटेरियल ऑब्जेक्ट की सरफेस से रेडिएशन एमिट होती हैं तो हम एक्सपेरिमेंटली उनको एनालाइज करते हैं, जज करते हैं और 2 वेरिएबल के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन वर्सेस वेवलेंथ, कि जो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे याद रख लो, एक टेम्परेचर है, लेट्स सपोज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग 1000 केल्विन टेम्परेचर है एक बॉडी का। अब उसकी सरफेस से क्या होगा, रेडिएशन एमिट होगी। जब आप फर्नेस में किसी बॉडी को हीटअप करते हैं, हीटअप करने के बाद कोल्ड सराउंडिंग में रखते हैं, तो आप उसके करीब हाथ लेके जाएं, टच ना करें, फिजिकल कांटेक्ट नहीं देना है। यू विल फील सेंस ऑफ वार्मनेस, गर्मी का एहसास फील करेंगे। तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ उसकी सरफेस से कुछ रेडिएशन क्या हो रही है, एमिट हो रही हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, आप डेली कपड़े प्रेस करते हैं, क्लॉथ की प्रेसिंग करते हैं, तो जब आप उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं तो इस्त्री की जो बैक साइड है, बॉटम पे जहाँ मेटल प्लेट है, तो आप उसके करीब हाथ लेके जाएं, विदाउट फिजिकल टचिंग आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ वार्मनेस फील होगा। आप पत्थर को हीटअप करें तो पत्थर को हीटअप करने के बाद उसके करीब हाथ लेके जाएं तो सेंस ऑफ वार्मनेस फील होगा आपको। अब ये जो वार्मनेस है, इट मीन कि पर्टिकुलर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट हो रही है। अगर हम उसकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान ग्राफ ड्रा करें एट ए सर्टेन टेम्परेचर, तो क्लासिकल फिजिक्स ने कहा कि ये ग्राफ आता है, यानी इसका एनर्जी, इमिटेड रेडिएशन का एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसा होगा, इस कर्व को कहा जाता है कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम, यानी कंटिन्यूसली थर्मल रेडिएशन एमिट कर रही हैं। तो आप एक्स एक्सिस के अलांग देखें वेवलेंथ है और वाई एक्सिस के अलांग क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अब आपके जहन में आ गया है, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव्स पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया को कितनी पावर ट्रांसमिट कर रही हैं, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो आप देखें, जरा गौर करें, इस कर्व पे मैंने डिफरेंट पॉइंट बनाए हैं, ये ए पॉइंट है। अगर इस कर्व के ऊपर मैं डिफरेंट पॉइंट ए बी सी डी बनाता हूं तो हर एक पॉइंट जो है एक पार्टिकुलर वेवलेंथ और उसके करस्पॉन्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करता है एट ए सर्टेन टेम्परेचर। लेट्स सपोज ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मैं कह देता हूं, लेट्स सपोज मैंने कहा है कि 500 केल्विन टेम्परेचर है, कि 500 केल्विन पे
हाउ मेनी रेडिएशंस आर एमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ हार्ड बॉडी। तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि 500 केल्विन पे एक ही रेडिएशन एमिट होगी और उसके साथ एसोसिएटेड एक वेवलेंथ और एक इंटेंसिटी होगी। 500 केल्विन टेम्परेचर पे वेराइटीज ऑफ वेवलेंथ एमिट हो रही हैं, यानी डिफरेंट रेडिएशंस एमिट हो रही हैं और हर एक की वेवलेंथ का इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशन है। तो पॉइंट ए पे अगर मैं देखता हूं कि व्हाट इज वेवलेंथ एंड करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी, तो आप नीचे नॉर्मल ड्रा करें, ये वेवलेंथ होगी, और उस तरफ नॉर्मल ड्रा करें, ये उसकी इंटेंसिटी होगी। तो यहां पर वेवलेंथ क्या है, ये देखें वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, दिस इज हायर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, और इंटेंसिटी कम है। अब बी पॉइंट पे देखें, ये देखें, तो आप जब नॉर्मल ड्रा करते हैं तो वेवलेंथ कम होगी, इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। डी पॉइंट पे देखें, ये वेवलेंथ और कम हो गई और ये इंटेंसिटी है। तो सी पॉइंट पे देखें, ये सी एक ऐसा पॉइंट है कि इस पॉइंट पे ये वाली जो वेवलेंथ रेडिएशन की, ये वाली जो वेवलेंथ एमिट हो रही है, इसके साथ एसोसिएटेड इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम है। यानी इस कंटिन्यूअस कर्व के ऊपर एक पार्टिकुलर रेडिएशन ऐसी है जिसकी इंटेंसिटी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, कुछ की इंटेंसिटी कम है, कुछ की वेवलेंथ लॉन्गर है, कुछ की वेवलेंथ शॉर्टर है, और कुछ की इंटरमीडिएट है। तो प्रॉब्लम ये था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और इंटेंसिटी विद वेवलेंथ एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर विच कुड नॉट बी सॉल्व बाय क्लासिकल फिजिक्स। तो जो दें, ये मैंने लिखा है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम फॉर थर्मल रेडिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और इंटेंसिटी विद वेवलेंथ एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं विद वेवलेंथ, कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के साथ कोई मैथमेटिकल रिलेशंस होना चाहिए जो इसको डिफाइन कर सके कि इस टेम्परेचर पे ये वाली रेडिएशन एमिट हो रही है, उसके साथ एसोसिएटेड या करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये है और उसकी इंटेंसिटी ये है। कर्व तो हमें एक्सपेरिमेंटली मिल गई कि कंटिन्यूअस कर्व है, इसको कंटिन्यूम कहते हैं, कंटिन्यूम इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कर्व फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो ये कंटिन्यूम कर्व है, लेकिन कोई मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप नहीं किया जा सका क्लासिकल फिजिक्स ने। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम था। लेकिन इस प्रॉब्लम में याद रख लो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं स्विच ओवर करने जा रहा हूं ब्लैक बॉडी पे। मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि प्रॉब्लम क्या था, हमें ब्लैक बॉडी की जरूरत क्यों पेश आई। याद रख लो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन मॉडर्न फिजिक्स में वो कॉन्सेप्ट है जहां से बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होती है। इस कॉन्सेप्ट को जब एक्सप्लेन किया जाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि न्यू रेवोल्यूशनरी पीरियड जो है वो साइंस की फील्ड में स्टार्ट हुआ, जिसने क्लासिकल फिजिक्स के तमाम ओल्ड प्रिंसिपल्स को शैटर्ड कर दिया और एक नया रेवोल्यूशनरी पीरियड जो है ना दुनिया के सामने आया, बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकती हैं। अब ज़रा तवज्जो देनी है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेसिकली क्या है कि ये आइडियल एब्जॉर्बर और आइडियल रेडिएटर है। इट वुड मीन दैट जब आइडियल एब्जॉर्बर और आइडियल रेडिएटर है तो ये इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। इससे पहले हम आइडियल चीज कौन सी लेते रहे हैं, तो जो देनी है आइडियल गैस मॉडल। आइडियल गैस मॉडल के अंदर गैसेस की वेरियस प्रॉपर्टीज को, उनके बिहेवियर को, उनकी आपस की इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, आइडियल गैस को चूज किया। आइडियल गैस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। A gas in which there is no appreciable interaction exists among the molecules possesses zero potential energy are called ideal gas। तो फिर हमने laws डेवलप किए स्टेट वेरिएबल्स के दरमियान। गैस के जो स्टेट वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर्स, जिस तरह गैस लॉज है, बॉयल्स लॉज है, चार्ल्स लॉज है, एवोगैड्रो लॉ है, ग्राम लॉ है, ये गैस के दरमियान रिलेशनशिप बताते हैं ना, ये गैस वेरिएबल स्टेट वेरिएबल के दरमियान। लेकिन कब, जब आपने गैस को क्या चूज किया, एज्यूम किया, एन आइडियल इन नेचर। फिर उन लॉज को आपने अप्लाई किया रियल गैसेस पे, उनको स्टडी करने के लिए। तो कुछ रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर को फॉलो करती हैं और कुछ डेविएट होती हैं। इसी तरह फ्लूइड डायनामिक्स में आपने आइडियल फ्लूइड को एज्यूम किया कि ये नॉन विस्कस है, इसकी विस्कोसिटी जीरो है,
इसकी डेंसिटी थ्रू आउट सेम है, लेमिनार फ्लो है। तो आपने आइडियल फ्लूइड की वेरियस प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन की सूरत में। बात ज़हन में आ गई। फिर आप रियल फ्लूइड पे उन चीजों को अप्लाई करते हो। आइडियल रेड ऑसिलेटर, सिंपल पेंडुलम, याद रख लो ये आइडियल ऑसिलेटर है। सिंपल पेंडुलम 100% फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने आइडियल ऑसिलेटर को सामने रखते हुए जो रियल ऑसिलेटर है उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया। इन ए सिमिलर फैशन हम आइडियल एब्जॉर्बर और आइडियल रेडिएटर इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉडी बनाने जा रहे हैं, ताकि जो थर्मल रेडिएशन, जो थर्मल रेडिएटर होते हैं, थर्मल रेडिएशन एमिट करते हैं, उनको स्टडी कर सके, उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकें। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस फिजिकल वर्ल्ड में हर मटेरियल ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करता है। किसी का एमिशन रेट ज़्यादा होता है और किसी का एमिशन रेट कम होता है, किसी का एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है। बट नो परफेक्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट सो फार। द नियरेस्ट अप्रोच इज टू कंस्ट्रक्ट इट। करीब तरीन अप्रोच ये है कि इस आइडियल रेडिएटर और आइडियल एब्जॉर्बर को कंस्ट्रक्ट किया जाए। अब जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो आप क्या करते हो, ये मैं फिजिकली बताने जा रहा हूं ब्लैक बॉडी के लिए, कि हम एक हॉलो सॉलिड बॉक्स लेते हैं। दिस इज एन हॉलो सॉलिड बॉक्स जिसकी इनर वॉल्स के ऊपर कोटिंग की जाती है, जिस तरह दीवारों पे डिस्टेंपर की कोटिंग या पेंट की कोटिंग होती है। तो हॉलो सॉलिड बॉक्स लिया जिसकी इनर वॉल्स के ऊपर कोटिंग की। टू सब्सटेंस हैं, चारकोल और लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक जब चिराग जलता है ना, चिराग केरोसिन ऑयल में जब आप चिराग जलाते हो, चिराग के जलने के बाद जो ब्लैकिश किस्म की दूनें रह जाती हैं, चिराग की दूनें, उन्हें कहते हैं। जिस तरह सेल नहीं होता, कार्बन सेल जो है ना, ड्राई सेल जो है ना, इसके ऊपर इंसुलेशन उतारें तो इनसाइड आपको पेंसिल की नोक की तरह का जो है ना ब्लैक सेल मिलेगा, ब्लैकिश मटेरियल, कार्बन होती है ये। उसको पीस ले, पाउडर बना लें तो उसके साथ वॉल्स की कोटिंग कर दें। तो दिस इज कॉल्ड चारकोल और लैम्प ब्लैक इन ऑर्डर टू मेक इट परफेक्ट एब्जॉर्बर। क्योंकि थोड़ी देर मैंने स्टार्ट में कहा था कि ब्लैक कलर क्या है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये तमाम की तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो इस इन ऑर्डर टू मेक इट 100% एब्जॉर्बर वी मेक कोटिंग विद सर्टेन सुटेबल सब्सटेंस लाइक चारकोल और लैम्प ब्लैक। इसकी हम कोटिंग करते हैं। इनर वॉल की कोटिंग होगी। अ स्मॉल tiny hole or aperture is made at one particular side of this hollow solid box। ये एक छोटी सी केविटी बना दी आप लोगों ने, एक टाइनी होल एपर्चर बना दिया है, आर्फिस भी इसे कहते हैं। तो जब ये आपने बना दिया है, इसका मैं रीजन बताता हूं कि क्यों। अब ये आपके पास एक बॉडी बन गई, हॉलो सॉलिड बॉक्स लेने के बाद उसकी इनसाइड आपने कोटिंग कर ली है ताकि ये परफेक्ट एब्जॉर्बर बन जाए। इसको आप क्या करें, हीट अप करें फर्नेस में डिफरेंट टेम्परेचर पे, 500 केल्विन, 1000 केल्विन, 2000 केल्विन, 3000, 5000 केल्विन, और हम इसको कोल्ड एटमॉस्फेयर में रखेंगे। तो जब आप इसको हीट अप कर रहे थे तो जितनी पॉसिबल वेवलेंथ की रेडिएशन थी, ये सारी की सारी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड एक टर्म है एब्जॉर्प्टिविटी। तो एब्जॉर्प्टिविटी क्या हो जाएगी, 100%। जब किसी बॉडी की एब्जॉर्बिटिविटी 100% हो तो हम उसे कहते हैं इक्वल टू 1। ठीक हो गया। ये मैंने इधर लिखी है कि आइडियल एब्जॉर्बर, तो आइडियल एब्जॉर्बर ये ब्लैक बॉडी बन गई तो इसकी एब्जॉर्बिटिविटी क्या होगी, इक्वल टू 100%। थर्मल रेडिएशन की एब्जॉर्बिटिविटी क्या होगी, लेस देन 1, यानी 100% से कम है, 70, 60, 50 हो सकती है। लेकिन ब्लैक बॉडी की, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये एक आइडियल मॉडल है, तो इसकी एब्जॉर्बिटिविटी क्या होगी, 100%। ठीक हो गया ये बात, एब्जॉर्बिटिविटी। और जब हम इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो जितनी पॉसिबल वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब की थी, अब वो क्या करेगी, इमिट भी करेगी। रिफ्लेक्शन में नहीं कह रहा, एमिटर बन जाएगी, परफेक्ट एमिटर बनेगी। तो इसकी जो एमिसिविटी प्रॉपर्टी है, ये दो आइडियल रेडिएटर, ये एब्जॉर्बिटिविटी नहीं है, ये क्या है, एमिसिविटी से कहते हैं। एमिसिविटी रेट ऑफ एमिशन से है।
एमिसिविटी, तो आइडियल रेडिएटर ये हुआ कि उसका रेट ऑफ एमिशन 100% है, तो इसकी एमिसिविटी क्या होगी, इक्वल टू 100%। तो यहां से ये जो स्मॉल केविटी है, यहां से रेडिएशन एमिट होके आउटर सराउंडिंग को जाएंगी। तो परफेक्ट एमिटर है, परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है। तो अब मैं ब्लैक बॉडी को डिफाइन करने जा रहा हूं, अ बॉडी which can emit and absorb radiations of all possible wavelength is called black body. A body which can absorb and emit radiations of all possible wavelength is called black body. तो ये हमारा एक आइडियल मॉडल बन गया ना। अब हम ये देखेंगे कि जब हम इसको टेम्परेचर दे रहे थे तो ये देखें, ये रेडिएशन इनर वॉल से मल्टीपल रिफ्लेक्ट होती है। ये रेडिएशन इस वॉल्स के साथ जाके कोलिजन करती है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ आई, फिर यहाँ आई और यहाँ आके एब्जॉर्ब होगी। इसी तरह रेडिएशन ये वाली यहाँ आई, रिफ्लेक्ट होके इधर आती है, फिर यहाँ और यहाँ आके एब्जॉर्ब होगी। तो इसकी एब्जॉर्बिविटी 100% बन गई है। लेकिन जब इसको एटमॉस्फेयर, कोल्ड एटमॉस्फेयर में रखा, बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ गया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, तो ये स्मॉल ओपनिंग से क्या करती है, वही जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की थी, तमाम की तमाम पॉसिबल वेवलेंथ वो एमिट करना स्टार्ट कर देगी। तो इसका रेट ऑफ एमिशन इक्वल टू 100% हो जाएगा। तो तब हमने कहा है कि इसकी एब्जॉर्बिविटी और एमिसिविटी क्या है, इक्वल टू 1, यानी 100% है। जबकि जो थर्मल रेडिएशन थी उनकी ये दोनों 100% से लेस होती है, यानी लेस देन 1 होती है, 0.2, 0.3, वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये देखा गया है ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसकी डिपेंडेंस क्या है। थर्मल रेडिएशन 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रही थी, हम कंपैरिजन करते जा रहे हैं, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बट इट इज फाउंड दैट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट इज अ फंक्शन ऑफ temperature irrespective of nature of the material, shape and size of the body। क्योंकि आपने मटेरियल की कोटिंग करके उसको ब्लैकेंड बना दिया ऑलरेडी, कोई भी सॉलिड हो जब उसकी वॉल्स को आप ब्लैकेंड बना दोगे तो फिर आपके पास ये चीज कतन ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस समटाइम ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज कॉल्ड टेम्परेचर रेडिएशन। It is emitted out from the small opening or cavity. They are also called cavity radiation. And by definition, they can absorb and emit radiation of all possible wavelength. So sometimes it is also called full radiation. तो 4 नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कैविटी रेडिएशन, टेम्परेचर रेडिएशन, फुल रेडिएशन। फुल रेडिएशन इसलिए जितनी वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब की उतनी वेवलेंथ इसने क्या की, एमिट भी कर दी। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फुल रेडिएशन। अभी हम इंट्रोडक्शन पे पहुंचे हैं ब्लैक बॉडी के, आगे तो बहुत बड़ी मंजिल है, इस तक जाना जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन है। तो फिर दोबारा मैं एक चीज़ पे आपको इशारतन लेके जाता हूँ कि थर्मल रेडिएशन में प्रॉब्लम क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और इंटेंसिटी विद वेवलेंथ एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ वेवलेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी वेवलेंथ और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन, या व्हाट विल बी द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ हॉट बॉडी। जो थर्मल रेडिएशन का एनर्जी स्पेक्ट्रम था ये क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सका है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आइडियल रेडिएटर को फर्जी तौर पे, एजम्पशन के तौर पे सामने रखते हुए हम क्या करेंगे, थर्मल रेडिएशन के कंप्लीट एनर्जी स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन होगी कि क्लासिकल फिजिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन करती है, ये जो रेडिएशन स्मॉल ओपनिंग से एमिट होती हैं, व्हाट विल बी द काज ऑफ दीज एमिटेड रेडिएशन, इनका काज क्या है, ये क्यों एमिट हो रही हैं, और इनका एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ विद फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वो क्या होना चाहिए। तो ये आने वाले लेक्चर्स में होगा। आज थर्मल रेडिएशन से हमने स्विच ओवर किया था ब्लैक बॉडी पे, तो ब्लैक बॉडी का बेसिक कंसेप्ट हमारे जहन में आ गया है कि ये एक आइडियल रेडिएटर है, ये बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्मल रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम आइडियली इसको सामने रखेंगे और इसके ऊपर डिफरेंट लॉज, डिफरेंट थ्योरीज को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सी यू अगेन।